हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नातेदारी व्यवस्था या किनशिप सिस्टम। मैं डॉक्टर मीनू तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नातेदारी व्यवस्था पर है। अब नातेदारी व्यवस्था क्या होती है जिस पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके अर्थ पर बात करेंगे कि नातेदारी का क्या अर्थ है। यदि हम देखें कि नातेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं और इसको हम कुछ और नामों से भी बुला सकते हैं, जैसे बंधुत्व या स्वजन या संगोत्रता। तो नातेदारी का जो आधार है यदि हम देखें तो वो क्या है। नातेदारी के दो आधार हैं, एक तो ब्लड रिलेशन या हमारे रक्त संबंध और हमारा मैरिड लाइफ या हम वैवाहिक जीवन। तो देखिए, हमें ये सभी को पता है कि स्वच्छंद यौन इच्छाओं को बांधने के लिए हम समाज के अंदर विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ और विवाह से परिवार और परिवार से नातेदारी। यदि हम सृष्टि के प्रारंभ से ही देखें तो जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधा है वो सभी ने नातेदारी को निभाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यदि हम कहें तो नातेदारी में एक सुरक्षा की भावना भी पाई जाती है। तो यदि हम कहें नातेदारी क्या है, तो नातेदारी जो है वो समाज के अंदर, या यूँ कह दीजिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी मनुष्य जब जन्म लेता है उसके बाद से ही शुरू हो जाती है और इसमें हम रक्त और विवाह के संबंध रखते हैं, क्योंकि ये संबंध हमारे बहुत स्थायी और घनिष्ठ होते हैं और संबंधों का जो निर्माण होता है वो मानव द्वारा की जाने वाली अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब हम अपने बंधुजनों से, रिश्तेदारों से जिस तरह की अंतःक्रिया करते हैं वही हमारी नातेदारी है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और वो ऐसे संबंध होते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज उनको मान्यता देता है, तो उनको हम नातेदारी कहते हैं। बात करते हैं नातेदारी की परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो हम बात करेंगे लूसी मेयर की, जिन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाए। मतलब जैविक मतलब बायोलॉजिकल। तो मतलब ऐसी रिश्तेदारी या ऐसी नातेदारी जिसमें हमारे बायोलॉजिकल रिलेशन होते हैं, उनको लूसी मेयर ने नातेदारी का नाम दिया है। साथ ही हम बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि नातेदारी जो है वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध होता है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक या परंपरागत संबंधों का आधार है। मतलब कहने का कि ये कुछ उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ संबंधों को जो मतलब हमारे परंपरागत बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, क्योंकि परिवार जो है समाज की सबसे पुरानी संस्था है और इसके अंदर ये रिलेशन जो है वो हमारे बने होते हैं। एक और परिभाषा है चार्ल्स विनिक की, जिन्होंने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में कहा है कि नातेदारी व्यवस्था जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, इसमें वो संबंध आते हैं जो कि अनुमानित होते हैं और वास्तविक वंशावलियों पर आधारित होते हैं या ऐसे संबंधों पर आधारित होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें चार्ल्स विनिक ने कही है। पहली कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रिलेशन होने चाहिए जिनको समाज मान्यता देता है, और दूसरा एक वंशावली होती है। नातेदारी के अंदर हमेशा वंशावली पाई जाती है, एक वंश होता है, सभी नाते रिश्तेदारों का एक वंश होता है। चलिए बात करते हैं हम नातेदारी के भेद के बारे में या टाइप्स ऑफ किनशिप।
मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिक संबंधों में मतलब नातेदारी जो व्यवस्था है वो एक यूनिवर्सल व्यवस्था है। आपको वर्ल्ड के हर देश के अंदर जो है आपको नातेदारी व्यवस्था मिलेगी। तो मतलब सार्वभौमिक है ये। और इसका नातेदारी का आधार जो है वो दो ही होते हैं, पहला प्रजनन और दूसरा विवाह संबंध या रक्त संबंध। तो सबसे पहला जो है हम बात करते हैं रक्त संबंध। तो प्रजनन के आधार पर जब हम सामाजिक संबंध बनते हैं जिनमें बायोलॉजिकल फादर मदर होते हैं, उनमें रक्त का संबंध भी पाया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप होता है। जैसे माता पिता हो गए, संतानों के बीच का संबंध हो गया, या इसके अलावा भाई बहन हो गए, दादा दादी, मामा नाना नानी, चाचा बुआ, मतलब इनसे हमारे किसी न किसी तरीके से ब्लड के रिलेशन होते हैं। इसी कारण नातेदारी में सबसे ज़्यादा महत्व ब्लड के रिलेशन का होता है। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जहाँ पर कभी कभी जैसे बिना ब्लड रिलेशन के भी, जैसे मान लीजिए शादी नहीं होती है और फिर भी वहाँ पर बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परंपरा के अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। अच्छा, गोद लेने की प्रथा को भी, क्योंकि जब हम गोद ले लेते हैं तो वो भी प्राथमिक संबंधों पर आधारित हो जाता है। हालांकि वह जो संतान है उनकी जैविक संतान तो नहीं होती है, किंतु उनके संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं, तो इस कारण उनको भी हम प्राथमिक संबंधों में ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पर बच्चों की जो शादियां हैं या बच्चों का जन्म जो है वो या तो माता के, जहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार होता है वहाँ पे माता के पास अधिकार चले जाते हैं, और जहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होता है वहाँ पर पिता के पास अधिकार चले जाते हैं। ऐसे ही दूसरा संबंध जो है वो है विवाह संबंध। विवाह संबंध के आधार पर क्या होता है कि विवाह होता क्या है, मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया है कि विवाह विषम लिंगियों के बीच में एक स्वीकृत सामाजिक संबंधों का परिणाम होता है। केवल विवाह जो है पति पत्नी ही संबंधी नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन नहीं बनता है विवाह के पश्चात, जबकि दो परिवारों का भी संबंध हो जाता है, लड़की के माता पिता और परिवार वाले और लड़के के माता पिता और परिवार वाले। जैसे सास ससुर हो गए, ननद, भाभी, जीजा, साली, साडू, फूफा, भाभी, बहू, ये सब जो है वो विवाह संबंध के आधार पर बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नातेदारी की श्रेणियों के बारे में, या कैटेगराइज ऑफ किनशिप। कौन कौन सी श्रेणियां हम नातेदारी के अंदर लेते हैं। देखिए, हमारे जितने भी नातेदार होते हैं उन सब से हम समान रूप से हमारे निकटता के संबंध होंगे या हमारे घनिष्ठता के संबंध होंगे, परंतु बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनके संबंध हमारे या ना तो निकट के होते हैं ना ही दूर के होते हैं, परंतु वो हमारे रिश्तेदार जरूर होते हैं। तो इन घनिष्ठता और संपर्क के आधार पर ही नातेदारी को दो तीन श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इनको कई श्रेणियों में बांटा है, किंतु हम यहाँ पर मुर्डॉक की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। मुर्डॉक ने जो है वैसे तो तीन श्रेणियाँ बताई है इसकी, विशेष रूप से जैसे प्राइमरी रिलेशन या सेकेंडरी रिलेशन या टेरिटरी रिलेशन जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक संबंधों की। तो ऐसे संबंध जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और बीच में संबंधी नहीं होता है, ठीक है, समझे, मतलब जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है और हमारे बीच में कोई भी नहीं होता है। तो एक परिवार में मान लीजिए 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें से 7 तो रक्त संबंधी हो सकते हैं और एक विवाह से संबंधित भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये संबंधी जो है वो सभी प्राथमिक संबंधी होते हैं,
क्योंकि इनका सीधा संबंध या तो रक्त से होता है और या फिर विवाह से होता है। सेकेंडरी रिलेटिव्स हमारे होते हैं, ये वो संबंधी होते हैं जिनको हम दैतिक श्रेणी में रखते हैं। अब द्वितीयक संबंधों के अंदर वो संबंधी होते हैं जो हमारे प्राथमिक संबंधियों के भी प्राथमिक संबंधी होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे प्राथमिक संबंधी हैं हमारे पिता, ठीक है। पिता के जो भाई हैं वो हमारे जो चाचा लग गए, वो हमारे सेकेंडरी रिलेटिव्स में आ जाएंगे, किंतु वो हमारे पिता के प्राइमरी रिलेटिव्स में आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पिता के जो प्राथमिक संबंधी हैं वो हमारे दैतिक संबंधी होंगे, या हमारी माता के जो प्राथमिक संबंधी हैं वो हमारे द्वितीयक संबंधी होंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल से यदि हम समझे तो मान लीजिए चाचा भतीजा का रिलेशन है, मामा का, नाना का, नानी का, ठीक है, या सास ससुर, बहनोई, साली, देवर भाभी, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं। मुरडॉक ने इस तरह के 33 प्रकार के जो है वो दैतिक संबंधों का उल्लेख किया है। और लास्ट जो मुरडॉक ने बताया है वो है तृतीयक संबंधी। अब ये वो रिलेशन होते हैं जो हमारे सेकेंडरी रिलेटिव्स के प्राइमरी रिलेटिव्स होते हैं, मतलब हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी जो होते हैं वो हमारे तृतीयक संबंधी होते हैं। जैसे हमारे परदादा हो गए, हमारे परनाना हो गए, ये सभी जो है हमारे तृतीयक संबंधी या तृतीयक संबंधी होंगे। अब मुरडॉक ने जो है ये इस तरह के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में 151 तरह के बताए हैं इन्होंने। और इस प्रकार संबंधों की श्रृंखला को यदि हम देखें तो मुरडॉक ने चतुर्थ, पंचम या षष्ठम, मतलब चौथा, पांचवा और छठा संबंध भी बताया है। तो ये कुछ इन्होंने श्रेणियाँ बताई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किनशिप के यूजेस कौन से होते हैं, मतलब नियामक व्यवहार यदि हम कहें, अब या रीतियाँ कह सकते हैं हम। तो अब ये क्या होते हैं, देखिए जब हमारा किसी व्यक्ति के साथ संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक ही सीमित नहीं रहता, वरन उनके साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है और उनके साथ हम अलग अलग तरह का व्यवहार भी करने लग जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारा व्यवहार भिन्न हो जाता है। जैसे हमारा पिता के प्रति अलग व्यवहार है, दोस्त के साथ अलग व्यवहार है, माता के प्रति अलग व्यवहार है, पत्नी के प्रति अलग व्यवहार है, पुत्र के प्रति अलग व्यवहार है। तो इस तरह के हमारे कुछ संबंध बन जाते हैं। और किसी भी प्रकार के जो संबंध है इनमें हमारे आदर, प्रेम, परिहार, परिहास, हंसी मजाक, ये सब जो है हमारे चलते। तो इनके कुछ नियम होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं नातेदारी के नियामक व्यवहार, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहला जो व्यवहार है वो है परिहार का या विमुक्ता, जिनको हम अवॉइडेंस कहते हैं। अब ये कौन से तरह के होते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ संबंधी आपस में एक दूरी रखते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाने का प्रयत्न करते हैं, वो एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया को भी टालने का प्रयास करते हैं। इस रीति के अनुसार क्या होता है कि उन संबंधियों का आपको नाम लेना भी वर्जित होता है, और साथ ही साथ इस प्रकार के रिलेशन में बातचीत करना भी वर्जित होता है, या नहीं, आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, आप उनको देख भी नहीं सकते हैं, आमने सामने आप नहीं आ सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो उनको हम परिहार संबंधी बोलते हैं। जैसे सास दामाद का परिहार, सास बहू का परिहार, सास पुत्र वधू का परिहार, ससुर दामाद का परिहार, जेठ और बहू का परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार, ये सब जो है वो परिहार की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब ये क्यों होते हैं, तो इसमें एक समाजशास्त्री हुए टर्नी हाई, वो ये कहते हैं कि परिवार की शांति के लिए वो परिहार को आवश्यक मानते हैं। सास बहू के बीच में संघर्ष की संभावना हो सकती है, इसलिए उनके बीच में एक टकराहट ना हो, इसलिए परिहार कर दिया गया है। या ससुर और बहू के बीच में एक सम्मान बना रहे, तो इस चक्कर में भी परिहार
बना दिया गया है। यदि हम फ्रेज़र को देखें तो उन्होंने यौन संबंधों पर, सेक्सुअल रिलेशन ना बन पाए इन लोगों के साथ, इसलिए उन्होंने परिहार की श्रेणी में रख दिया। दूसरा, यदि हम कहें परिहास, या जिनको हम जोकिंग रिलेशन भी बोल देते हैं, ये वो रिश्ते होते हैं जिनमें संबंधों में तो घनिष्ठता पाई जाती है, किंतु आपस में जो घनिष्ठता होती है वो हंसी मजाक की भी हो सकती है, गाली गलौज की भी हो सकती है, या यूँ कह दीजिए कि मजाक जो हम करते हैं, जैसे जीजा साली का परिहास, और या देवर भाभी का परिहास, ननद भाभी का परिहास, मामा भांजे का परिहास। तो ये जो रिलेशन होते हैं वो परिहास संबंधी रिलेशन होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पर मामे भांजे के साथ भी परिहास के संबंध होते हैं। जैसे एक समाजशास्त्री हुए शरद चंद्र राय, उन्होंने उरांव जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि वहाँ दादी और पोते के बीच में भी परिहास के रिलेशन उन्होंने पाए। एक समाजशास्त्री और हैं बेरियर एल्विन, उन्होंने भी बेगा जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने उसमें बताया कि पोता और दादी के बीच में भी परिहास का संबंध, मतलब हंसी मजाक का संबंध होता है। नेक्स्ट, तीसरे की हम बात करते हैं। तीसरे प्रकार की जो रीतियां हैं वो है माध्यमिक संबोधन। देखिए, आपने सुना होगा कई बार हमारे घर के अंदर हमारी मम्मी बात करती है हमारा खुद का नाम लेकर कि उसके पापा, या सुनिए जी, या अपने बच्चे के नाम से बुलाती हैं उनको, मतलब अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं किंतु बीच में कुछ संबोधन लगा देती हैं कि रामू के पापा, राजू के पापा, पिंकी की मम्मी, पिंकी के पापा। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वो एक माध्यमिक संबोधन बनाया जाता है, क्योंकि कई समाजों में ऐसे नियम होते हैं जहाँ संबंधी को नाम से पुकारना मना होता है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। तो इसका जो अध्ययन किया था वो टॉयलर ने किया था, और टायलर ने एक कहा कि माध्यमिक संबोधन को हम मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग करते हैं। भारत के बहुत सारे, या यूँ कह दीजिए कि 50% गांव शहर ऐसे हैं जहां पर माध्यमिक संबोधन को स्वीकार किया जाता है या माध्यमिक संबोधन की प्रथा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मातुल्य। ये जो प्रथा होती है या ये जो रिलेशन होता है ये मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाया जाता है। यहाँ मामा क्या करते हैं, अपने भांजे भांजी के जीवन में प्रमुख स्थान रखते हैं और उनकी आत्मीयता का आधार होते हैं। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है कि वो भांजों की वफादारी का पर जो है मामा का विशेषाधिकार होता है। संपत्ति भी जो है वो मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजा जो है वो पिता की बजाय मामे के लिए ज़्यादा कार्य करता है, भांजे का भी ये रिलेशन ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें मातुल या मातुल सत्तात्मक परिवार भी कहते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो कैलिफोर्निया में देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह के रिलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पितृशवश्रेय जो है एमिटेट जो रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं वो मात्र सत्तात्मक परिवारों में, जिस प्रकार मात्र सत्तात्मक परिवारों में मामा का स्थान विशेष होता है, वैसे ही पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। बुआ कौन होती है? आपके पिता की बहन। अब डॉक्टर रिवर्स ने जब बैक्स द्वीप का अध्ययन किया था तो उन्होंने ये पाया वहाँ पर कि बुआई जो है वो अपने भतीजे के लिए वधू ढूंढती है और भतीजा भी जो है अपनी माँ से अधिक अपनी बुआ का सम्मान करता है। भारत की एक ऐसी जनजाति है टोडा जनजाति, वहाँ पर तो बच्चे का नामकरण ही बुआ करती है। कुछ जनजातियों में तो बुआ ही दाह संस्कार भी करती है। दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में यदि हम देखें तो बुआई जो है वो सम्मान का स्थान रखती है और पिता की मृत्यु के बाद बुआ जो है
उस बच्चे के देख रेख करती है। एक और ऐसी प्रथा है सहकष्टी या सहप्रसविता। तो इसके अंदर क्या है कि ये इस प्रथा का जो संबंध होता है वो प्रसव काल से होता है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जब पत्नी के संतान होने वाली होती है तो पुरुष जो है उन सारे निषेधों का या उन सारे टैबूज़ को फॉलो करता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है, ताकि उसे ये एहसास हो कि उसकी पत्नी जो है वो इस दौर में कौन कौन से कठिन अवस्थाओं से गुजर रही है। तो जो पत्नी खाना खाती है वही पति खाता है। और जिस तरीके से जब बेबी हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके पश्चात जब वो प्रसूता को अछूत माना जाता है, उसी प्रकार पति भी जो है उसके साथ ही रहता है। तो ये जो प्रथा है वो भारत में जो आसाम की जनजातियाँ, विशेष रूप से खासी टोडा जनजाति, वो वहाँ पर जो है इस तरह की प्रथा प्रचलित होती है। एक और यदि हम बात करें कि वंशानुक्रम, तो ये क्या है, आदिम और सरल समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का बहुत अधिक महत्व होता है। अब ये प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो आपको जन्म से मिलती है। जैसे आपका रंग है, आपकी हाइट है, आपका रंग रूप है, आपके स्किन का कलर है, आपकी हाइट का है, आप कैसे दिखते हैं। तो ये सब जो है प्रदत्त परिस्थिति के अंदर आता है। आप कौन से वंश में जन्म लिया है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति जो आपको जन्म से मिल गई। तो ऐसे समाजों में क्या होती है कि व्यक्ति का पद निर्धारण, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार, दूसरे व्यक्तियों से संबंध आदि का जो प्रमुख आधार होता है वो जन्मजात होता है। यह प्राथमिक संबंध जो होते हैं वो समूह या बंधुत्व से जुड़े हुए रहते हैं। और भारत के अधिकांश सदस्यों को या भारत में रहने वाले सभी, मैं तो यही कहूँगी कि सभी सदस्यों को वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बंधुत्व और वंशानुक्रम एक ही शब्द नहीं है, किंतु कई बार इनमें अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वंशानुक्रम को परिभाषित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविकीय अधिकारों का सहारा लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नातेदारी की भूमिका और महत्व का। तो मैंने आपको जब नातेदारी के बारे में इतना सब बताया है तो उसकी भूमिका और महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सरल समाजों में देखें या आदिम समाजों में देखें तो नातेदारी नामक संस्था का बहुत अधिक महत्व है। एक समाजशास्त्री हुए हैं फर्थ, उन्होंने कहा है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ होती है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है और यह अगिनत स्थितियों और उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो सबसे पहला जो महत्व है कि नातेदारी से विवाह और परिवार का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के विवाह से ही उसकी नातेदारी निर्धारित होती है। साथ ही साथ नातेदारी से व्यक्ति के वंश का निर्धारण हो जाता है, गोत्र का निर्धारण हो जाता है, पदाधिकार का निर्धारण हो जाता है, साथ ही उसके उत्तराधिकार का भी निर्धारण हो जाता है। पितृवंशीय और मातृवंशीय परिवारों में इसका महत्व बहुत अधिक होता है। नातेदारी से हमारे आर्थिक हितों की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि खेती है, जायदाद है, उनका समान हितों के अनुसार बंटवारा होता है, तो वो परस्पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं। साथ ही साथ नातेदारी का भी ये दायित्व भी हो जाता है कि वो अपने आश्रितों का भी कल्याण करें। साथ साथ आर्थिक हितों के साथ साथ नातेदारी में सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन होता है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने नाते रिश्तेदारों के अंदर एक मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है उसे, क्योंकि आज की हमारी अगर देखें औद्योगिक समाज को देखें तो वह नौकरशाही वाला, डिवीज़न ऑफ लेबर वाला या व्यक्तिगत संबंधों की ओर अग्रसर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में यदि हम देखें तो नातेदारी जो व्यवस्था है वो व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन भी
देती है। अगर हम सोचें नातेदारी विहीन किसी समस्या की समाज की कल्पना करते हैं तो वो सही मायने में समाज नहीं होता है। एक और यदि हम कहें तो ये मानव शास्त्रीय ज्ञान का भी आधार होता है, क्योंकि हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज के अंदर भी यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समाज का अध्ययन किया, जिनमें मॉर्गन का नाम ले लो, मैक्स मुलर, हेनरी मैन, लॉवी, मेलनोवेस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या मानव शास्त्री हैं जिन्होंने सभी जनजातियों के अंदर नातेदारी व्यवस्था, परिवार और विवाह को महत्वपूर्ण माना है। तो वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर ही सामाजिक संरचना को समझना चाहते हैं, साथ ही वे समाज और संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते हैं। नातेदारी का अध्ययन यदि हम देखें तो इस दिशा में बहुत अधिक स्थायी हुआ है। साथ ही साथ नातेदारी सामाजिक संगठन का आधार होती है, मनुष्य के विकास में भी सहायक होती है, और यदि हम कहें मानवीय संरचना और समाज शास्त्रीय संरचना के अंदर नातेदारी का महत्व बहुत अधिक है। इवांस प्रिचार्ड ने 1940 में दक्षिणी सुडान के न्यूर जनजाति के लोगों का अध्ययन किया था और उस पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसमें उन्होंने नातेदारी, वंशानुक्रम, इन पर बहुत अधिक या यूँ कह दीजिए गहन अध्ययन किया। इसी के साथ साथ मुरडॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में भी नातेदारी के अंदर उद्विकासीय सिद्धांत को महत्व दिया। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी शब्दावली में विवाह संबंधों को बहुत अधिक महत्व दिया। तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हुए हैं जिन्होंने नातेदारी को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो नातेदारी के अध्ययन से मानव का विकास होता है, समाज का विकास होता है, और इसके यदि हम इन सभी को देखें तो नातेदारी व्यक्ति की पारिवारिक, जैविकीय और सामाजिक जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आशा करती हूँ आपको नातेदारी का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।